नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भैया आप सभी। फिजिकल एजुकेशन का आज एग्जाम था और बहुत ही अच्छा एग्जाम गया है भैया। सीबीएसई के जितने भी हमारे 12वीं के छात्र थे उन्होंने जम के तैयारी करी थी और जम के उनका एग्जाम भी बहुत अच्छा गया। आइए मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ आप सभी के सामने। आप अपने मार्क्स भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जो है आपके बन रहे हैं। मैं सभी सेक्शन ए जितना भी मेरे को मिला है भैया ये आपका पीडीएफ, उसमें से आपको सारे एमसीक्यूज भी बताऊंगा कि कौन सा आंसर ठीक है और क्यों ठीक है, उसका रीजन भी आपको मैं दूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट कॉम्पिटिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी टेक्निकल कमिटी की क्या रहेगी। तो इनमें से कोई सी नहीं रहेगी भैया आपकी। दैट इज राइट वन इज योर मेंटेनेंस ऑफ फील्ड। ठीक है, तो ये रहेगी ऑप्शन नंबर डी, जिसने भी दिया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल कंपटीशन, यानी कि जो आपके स्कूल में विद इन स्कूल या विद इन कॉलेज चार दीवारी के बीच में, इंट्रा मतलब होता है आपका दीवार, म्यूरल मतलब दीवार, और इंट्रा मतलब अंदर या खुद में ही, अंदर या खुद में ही। तो जो चार दीवारी में टूर्नामेंट हो रहा है उससे क्या फायदा हो रहा है, प्रमोट हो रही है आपकी हेल्थ और रिक्रिएशन इंस्टीट्यूट। अल्टीमेटली अगर इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है दैट इज मास लेवल पे पार्टिसिपेशन, अगर वो होता तो वो करेक्ट हो जाता। यहां पर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी इज नॉट रिलेटेड टू लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि लोअर मतलब कि आपकी कमर के नीचे भाग में कौन सी नहीं है, यानी कि ऊपर वाली पूछ रहा है। तो देखिए नॉकनीज जिसमें पैर चिपक जाते हैं, जिसे जेनुवेलगम बोलते हैं, ये आपकी लोअर में। बो लेग्स जिसे जेनुवेरम बोलते हैं, जिसमें पैरों के बीच में गैप बढ़ जाता है, ये भी लोअर लेग में। ठीक है, लोअर। स्कोलियोसिस हो गया ये आपका जो पुष्पा चलता है, जैसे इस तरीके से पुष्पा टेढ़ा होकर, यानी कि इसे बोलते हैं आपका, देखो सी शेप में या एस शेप में हो सकता है स्कोलियोसिस, और ये आपकी रीढ़ की हड्डी में यानी कि वर्टिब्रे में देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कोलियोसिस। फ्लैट फुट की अगर हम बात करें, जिसे पीस प्लेनस कहते हैं, यानी कि जिसमें सपाट हो जाता है नीचे का तलवा, बिल्कुल। तो राइट आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें नॉट पूछा था। और ये आपका नॉकनीज, बो लेग और फ्लैट फिट तीनों ही लोअर एक्सट्रीमिटीज की डिफॉर्मिटी है। जो आपका स्कोलियोसिस है वो आपका अपर बॉडी की डिफॉर्मिटी है। स्कोलियोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया, लोडोसिस हो गया, उसके बाद में आपका राउंड बैक हो गया, ये सारी की सारी आपके अपर बैक की। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। देखो वॉकिंग आ रहा है, रनिंग आ रहा है। जब वॉकिंग, रनिंग और बाइसाइक्लिंग आ जाए, समझ लेना कोई भी चीज आपकी कार्डियो से रिलेटेड है, यानी कि एरोबिक वर्कआउट से रिलेटेड है। और जो एरोबिक वर्कआउट से रिलेटेड है वो आपकी सारी एंड्योरेंस एक्टिविटीज है। कौन सी है? एंड्योरेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फोर्थ का। अच्छा, एज पर द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड सूर्य वेदन प्राणायाम रिकमेंडेड। राइट नॉस्ट्रिल से हमेशा लेते हैं सूर्य वेदन। सूर्य मतलब आपका सन। ठीक है, तो आपका मेनली इसका जो बन जाता है राइट आंसर, वो बन जाता है अस्थमा। अस्थमा इज द करेक्ट आंसर। अगर यहां पर पूछा जाता शवासन, तो शवासन का राइट आंसर बन जाता आपका हाइपर एक्सटेंशन। भुजंग आसन तो बन जाता आपका बैक पेन। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ये आपका कौन सा है भैया? तो ये आपका धनुरासन है। इसी के हिसाब से अगर ये यहां पर आपका हाथ रखता, ठीक है, यहां पर हाथ रखता कुछ इस तरीके से और पैर ऐसे रखता, इस तरीके से ब्रिज बनाता, तो वो हो जाता चक्रासन। हलासन आपका कौन सा होता है? जिसमें पैरों को पीछे की तरफ लेकर जाया जा सकता, जैसे पश्चिमोत्तानासन हम आगे की तरफ करते ना, पैरों को पीछे की तरफ लेके चले जाना, दैट इज हलासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज धनुरासन। धनुष की तरह है। ठीक है, धनुरासन। अच्छा, ये वाला था आपका विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए। तो लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोज ऑफ पश्चिमोत्तानासन। अभी मैंने बताया बैठ के जिसमें करते हैं, यानी कि बैठ के आप जब पंजे टच करते हैं उसे पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग वो भी बैठ के, तो बैठ के और खड़े होके दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका दिया हुआ है कि वन लेबल, जिसमें एक असर्शन है एक रीजन है। असर्शन कह रहा है कि आपका आईपीसी यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जिसका गठन 1960 में देखने को मिला था, 1960 में पहले पैरालंपिक गेम्स हुए थे, वो has been developed and a classification process which can be contributed to the sports excellence for all athlete and sports in the Paralympic movement and provide
इक्वेबल कंपटीशन। तो हम यूं कह सकते हैं ये बिल्कुल सही बात है, कतई सही बात है। क्लासिफिकेशन प्रोसेस सर्व्स टू रोल्स, द फर्स्ट इज टू डिटरमाइन हु इज एलिजिबल एंड द सेकंड वन इज टू ग्रुपिंग द स्पोर्ट्स। तो ये दोनों बातें सत्य हैं एंड मैं जाऊंगा इसके साथ में बोथ ए एंड बी। हालांकि बोर्ड क्या मानता है दैट्स अनदर थिंग, बट यहाँ पर मैं जाऊंगा कि बोथ ए एंड बी मेरे हिसाब से करेक्ट है और आपके हिसाब से भी जो ऑप्शन नंबर ए लगा के आया होगा और उसके साथ ही साथ में उसी का रीजन है वो सही है। अगला आपका डायरेक्टली है, देखो कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पर डेफ ओलंपिक का पूछा है क्योंकि सिलेबस में आपके डेफ ओलंपिक है, ओलंपिक का नहीं पूछा। ओलंपिक का अगर पूछता तो आपके 5 छल्ले हैं, ठीक है, दैट इज ब्लू ब्लैक रेड येलो ग्रीन। लेकिन यहाँ पर आपका ब्लैक नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर 4 चीजें देखने को मिलती हैं, 4 सूर्य की तरह इस तरीके से 4 कलर देखने को मिलते हैं और आपका ब्लैक उसमें नहीं होता। ब्लैक कट गया, ब्लैक कट गया, ब्लैक कट गया, यानी कि आपका रेड ब्लू येलो और ग्रीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया बिल्कुल करेक्ट है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लीवर हैज द लोड रेसिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द फोर्स। देखो सीधी सी बात है, अगर यू कहते एक तरफ लोड और एक तरफ आपका, एक तरफ लोड हो गया और दूसरी तरफ आपका क्या हो गया, बीच में फल्क्रम हो गया, ठीक है, और एक तरफ आपका रेसिस्टेंस हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट क्लास लीवर। बीच में जब भी लोड आ गया, मैंने कितनी बार बताया, लोड जब भी बिटवीन आ गया तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया है लोड इज बिटवीन, तो ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम पूछा इन्होंने, हालांकि साइंटिफिक नेम नहीं होता, गलत है, केमिकल नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम अलग है, केमिकल नेम अलग है। तो एस्कॉर्बिक एसिड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी साथी हमारे जिसके हिंदुस्तान में भी पेपर होने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के, चाहे वो हरियाणा हो या फिर और बाकी बोर्ड्स हो, स्टेट बोर्ड्स, उन सभी को ध्यान रखने, जितने भी आपके केमिकल नेम है, चाहे वो आपका B1 हो, B2 हो, B3 हो, थाइमिन, राइबोफ्लाविन हो, पेंटाथोनिक एसिड, सब आपको याद रखने हैं लाइन से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके अलावा आपका देखा अगला स्टेटमेंट दे रखे कि जो रिस्क है कैंसर का उसको कम किया जा सकता है अगर हम कलरफुल यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, फल खाएं और अच्छे जितने भी पत्तेदार फूड हैं उस पर रिलाई करें, तो कुछ कुछ चीजें हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि उसके अंदर आपके क्या देखने को मिलते हैं, फाइटोकेमिकल्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि नॉन न्यूट्रिटिव, जिनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, कंपोनेंट जो होते हैं डाइट में, आर द पार्ट ऑफ ए बैलेंस डाइट। भाई जिसके अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं है वो कैसे बैलेंस डाइट का पार्ट हो सकता है, ये गलत है रीजन। एक ही चीज ठीक है आर, और आपका ए ठीक है, आर गलत है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी जो लगा के आया 11वें नंबर का, ये करेक्ट है। आप देख लेना भाई, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आपका कैसे देखने को मिला था क्वेश्चन पेपर, किसका है, कौन से सेट का है, ये भी मुझे नहीं पता। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप बता देना कौन सा, और कौन सा क्वेश्चन जो है वो छूट गया अगर मुझसे तो उसका भी कमेंट कर देना। और आने वाले एग्जाम्स की अगर तैयारी करें CUET की भी, तब भी भाई फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको अब जो है कॉलेज में एडमिशन भी लेना पड़ेगा, तो आप लोग जुड़े रहना भाई चैनल के साथ में। तो सब्सक्राइब करके रखना, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवा देंगे हम। Which test score is recorded to the nearest centimeter between the initial and final score? Initial and final score के nearest में, that is back stretch test. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है that is transverse oblique green stick और communicated। देखो ट्रांसवर्स क्या होता है, आपका जब भी फ्रैक्चर इस तरीके से टूट जाए, यानी कि टी शेप में टूट जाए, स्ट्रेट राइट बैक, बिल्कुल ये, यानी कि ट्रांसवर्स का इस तरीके से टूट जाए। ओब्लिक की बात करें तो आपकी जो हड्डी है उसमें क्या होता है, डायगोनली टूटती है। हड्डी कुछ इस तरीके से टूट जाए तो डायगोनली टूटती है, यानी कि ओब्लिक का क्या हो जाएगा, डायगोनली। तो ये हो जाएगा। ग्रीन स्टिक जो होती है, हमेशा हड्डी जो है मुड़ती है, और ये हमेशा बच्चों में देखने को मिलती है जब मुड़ जाती है, इंस्टेड ऑफ ब्रेकडाउन, जब हड्डी मुड़ जाती है, तो यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन बच्चों में। कम्युनिटेड में हड्डी के टुकड़े 2 से ज्यादा हो जाएं, इसे बटरफ्लाई फ्रैक्चर भी बोलते हैं, याद रखना। जब हड्डी के टुकड़े 2 से ज्यादा हो जाएं, यानी कि जब क्रश हो जाए बोन, तो उसे कम्युनिटेड। उसके अलावा भी बहुत सारे आपके फ्रैक्चर है, जैसे कि स्पाइरल फ्रैक्चर जब आपकी बोन घूम जाती है, एवोल्यूस्ट फ्रैक्चर जब आपकी बोन का टुकड़ा अलग हो जाता है, सिंपल फ्रैक्चर जब हड्डी अंदर ही रहती है, कंपाउंड फ्रैक्चर जब आपकी हड्डी जो है
वो स्किन से बाहर आ जाती हैं, ऐसे ऐसे टाइप के लिए इंजरीज बाय मोनू मधुकर सर्च कर लेना, मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका है दैट इज द गोल्फ बॉल रिमेन्स एट रेस्ट। कोई भी चीज जो है, गोल्फ बॉल रिमेन्स एट रेस्ट इन एन इट इज स्ट्रक बाय एन गोल्फ क्लब, दिस इज अ स्टेटमेंट इंडिकेट। भाई कोई भी चीज अपनी अवस्था में रहे, चाहे वो पंखा घूम रहा है तो घूमता रहे जब तक हम उसे रोक ना दे, या कोई बॉल रुकी हुई है तो वो रुकी रहे जब तक हम उसमें किक ना कर दे। ये दोनों ही स्टेटमेंट एक ही चीज का, दैट इज स्थिरता का नियम, यानी कि आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। 3 नियम है, तीनों याद रखने आपको। पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जो एक्सेलरेशन है इसी को F इज इक्वल टू एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, याद रखना। और जो आपका दूसरा नियम है यही एक्सेलरेशन वाला, इसी को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम, याद रखना। नेक्स्ट आपका है अगला प्रश्न है आपका, ये 5 थ्योरी दे रखी थी आपकी, इसमें बात करी थी ओपननेस के बारे में, एग्रीएबलनेस के बारे में और इन चीजों के बारे में। देखो न्यूरोटिसिज्म वाले हमेशा एंसियस रहेंगे, थोड़े से एंजाइटी फील करेंगे और नर्वस रहेंगे, इनसिक्योर रहेंगे चीजों को लेके, तो ये न्यूरोटिसिज्म यानी कि सी का 2 हो जाएगा। और सी का 2 आपका देखने को मिल रहा है एक इसमें। चलिए ये तो हो गया डिफरेंट। अब उसके बाद में देख लेते हैं आपका चौथे का, यानी कि एग्रीएबलनेस। जो एग्रीएबलनेस देखो OCEAN क्या थी, ये थ्योरी थी OCEAN। O से ओपननेस, C से कंसाइटियसनेस, E से एक्सट्रोवर्जन, A से आपका एग्रीएबलनेस और N से न्यूरोटिसिज्म। ये आपकी बिग 5 थ्योरी बोल देते हैं इसको। तो आपकी ये ओशियन थी, ये जरूर पढ़ के जानी है आपको। अब इसके अंदर देखो आपका एग्रीएबलनेस, जो फ्रेंडली होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, एग्रीएबलनेस, ठीक है। तो D का हो जाएगा 4, D का क्या हो जाएगा 4। और ओपननेस की अगर हम बात करें आपकी, तो ओपननेस हो जाएगी आपकी जो क्रिएटिविटी, फोकस्ड, टॉकेटिव रहते हैं, न्यू चैलेंजेस। और ये एक्सट्रोवर्जन की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके सोशल रहते हैं और एक्टिव रहते हैं और आशावादी यानी कि ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर बन रहा है, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे जो टिक करके आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश जनरली रेफर्स टू द पर्सन इवेल्युएशन ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम और हर। खुद के बारे में तो उसे सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। एक्चुअली में मैस्लो की हायरार्की अगर देखोगे तो पहले संभाल लो शरीर अपना, ये ट्रिक से मैंने बताया था, पहले संभाल लो शरीर अपना, ये फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सिक्योरिटी नीड, लव बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एस्टीम एक्चुअली में खुद के बारे में जानना। उसके बाद में नेक्स्ट आपका स्वीडिश वर्ड जो है उसको स्पीड प्ले कहते हैं। इसको कौन सी ट्रेनिंग है? तो ये फार्टलेक ट्रेनिंग है। फार्टलेक ट्रेनिंग क्या होती है? जिसमें हम खुद की स्पीड को खुद मेंटेन करते हैं। पहले रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग कुछ भी करके हम कैसे भी करते हैं, हमारा कंट्रोल रहता है, किसी कोच का कंट्रोल नहीं रहता है। हम सेल्फ पेस्ड चलते हैं, यानी कि कोई और हमसे कुछ नहीं कह सकता है, हम खुद ही अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। तो इसी को आपका फार्टलेक ट्रेनिंग को दिया था गोस्टा होल्मर ने, और वो कहाँ के थे? स्वीडन के थे। वो एक्चुअली में ओलंपियन थे, खुद भी मेडलिस्ट थे। तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज मूवमेंट इज नॉट बीन सीन डायरेक्टली, जिसे हम देख नहीं सकते डायरेक्टली। भाई एक्सरसाइज हो रही है लेकिन पता नहीं लग रहा है। मैंने होल्ड कर रखा है यहाँ पे डंबल को, मैंने दीवार को धक्का दे रहा हूँ, तो तुम्हें क्या पता लग रहा है मैं कितनी ताकत दीवार को लगा रहा हूँ? तो जिसमें पता ना लगे, यानी कि जिसमें मूव ना हो, मसल का साइज ना बढ़े ना घटे, क्या कौन सी एक्सरसाइज है? जिसका इजाद 1953 में हैटिंजर एंड मूलर ने किया था, दैट इज योर नन अदर देन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। उसके अलावा आपका आइसोटोनिक एक्सरसाइज, जिसका इजाद 1954 में किया था आइसोटोनिक का डॉक्टर लॉर में। इसको किसने किया था? हैटिंजर एंड मूलर ने। उसके बाद में आपका प्लायोमेट्रिक आपका दिया था यूरी ने, और आइसोकाइनेटिक 1968 में दिया था जे पेराइन ने। ठीक है, याद रखना। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो सेम। ठीक है, टॉनिक का मतलब होता है इसमें मसल टोन, इसका आपका हो जाएगा लेंथ, और काइनेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? मोशन और स्पीड। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिखे ना, ऑप्शन नंबर सी, 18वें का ऑप्शन नंबर सी।
अगला आपका क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, 2 करेक्टिव मेजर देने थे इसमें बो लेग के लिए और राउंड शोल्डर के लिए, अलग अलग के लिए। देखो एनी 2 करेक्टिव मेजर फॉर ईच। बो लेग के लिए कोई 2, जिसे हम क्या कहते हैं बो लेग, यानी जेनुवेरम के लिए 2 ठीक करने के तरीके, और राउंड बैक जो आगे ऐसे झुक गया है कोई, तो उसको ठीक करने के तरीके, 2 तरीके अलग अलग तरीके से। और उसके बाद में आपको 4 बेनिफिट बताने थे फिजिकल एक्टिविटीज के जो किसी भी प्रकार से स्पेशल नीड है, तो ये बताने थे। उसके बाद में आपके मिथ्स बताने थे फूड आइटम्स के लिए और उनके फैक्ट के बारे में कुछ कि क्या गलत धारणाएं हैं। फिटनेस इंडेक्स फॉर्मूला जो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का बताना था आपको, ये भी अलग अलग आपके 1+1 मेंशन करनी थी। स्ट्रेटेजीज जो उम्मीद है आप लोग करके आए होंगे क्योंकि पढ़ के गए थे भैया आप लोग। और अब सेक्शन सी में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो तो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये सब आपने कर ही लिए होंगे ऑलमोस्ट। और यहाँ पर बताना था, डिस्क्राइब करना था रेजिडियल वॉल्यूम, रे से रेजिडियल, रे से रह जाती है जो, इसे क्या बोले, लगभग 1200 ml रेजिडियल ml। और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि एक बार में हृदय के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा निकला ब्लड लगभग कितना रहता है, 70 ml रहता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और नेक्स्ट आपका आगे देखो, ये आपको खो खो का टूर्नामेंट के लिए एक फिक्चर दिया है 11 टीम का। तो जब 11 टीम है तो बाय कितनी मिलेगी, देखो टोटल नंबर बाय निकालने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, ये याद रखना है। देखो 2, 4, 8, 16, 32, कितनी भी टीम हो, ज्यादा सर इतनी ही टीमें आपसे एग्जाम में पूछेगा। इन दोनों के बीच में अगर कोई टीम है तो आप इसमें से माइनस कर देना, उतनी बाय मिलेंगी। 8 से 16 के बीच में जितनी टीम है 16 से माइनस में कर देना, उतनी बाय मिलेंगी। 16 से 32 के टीम में जितनी भी है उतनी बाय मिलेंगी। अब देखो 8 से 16 के बीच में कितनी टीमें थी हमारे पास में, 11। 11 को हमें किससे माइनस करना है, 11 के नेक्स्ट नंबर से, 16 से। तो 16 माइनस 11 दैट इज 5। तो हमारे पास में कितनी टीमें आई, 5 टीमें आई। मैंने बोला आपसे 5 टीमें अगर हैं और हमें अगर इक्वली बांटनी है, मान लो 6, ये निकली हमारी नंबर ऑफ बाय आ गई हमारे पास में। अगर हमारे पास में सोचो कि बाय आती 6 टोटल, सोच के देखो 6 बाय निकल, तो ऊपर 3 नीचे 3 बांट देते हैं हम सिंपल। लेकिन मैंने आपको बताया जब भी हम टीम बांटेंगे ऊपर नीचे तो एक ज्यादा ऊपर होगी, जब हम बाय देंगे तो नीचे ज्यादा होगी। तो 5 अगर बाय मिली है तो नीचे 3 होगी, देख लो बेशक से 1 बाय 2 बाय 3 बाय नीचे है और 2 बाय ऊपर है। कैसे देते हैं बाय, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे लोअर लास्ट को, सेकंड आएंगे आपका सबसे ऊपर, थर्ड देंगे आपका लोअर हाफ में फर्स्ट टीम को, और फोर्थ देंगे अपर हाफ की लास्ट टीम को, फिफ्थ देंगे फिर आपका लोअर लास्ट को। सिंपल 5 बाय मिल गई, ठीक है। फिर इनके मैच हो गई। अब नंबर ऑफ मैचेस के लिए कितना था फॉर्मूला, n-1, जितनी भी टीमें हैं उसमें से एक घटा दो। 11 टीमें थी, -1 कितना हो जाएगा, 10 टीमें। क्लियर है भाई। कितने कितने मैचेस कहाँ देखने को मिले ये भी देख लो एक बार, कितने कितने मैचेस कहाँ देखने को मिले। तो अब यहाँ पर देखो, आपका एक मैच हुआ, दूसरा मैच हुआ, तीसरा मैच हुआ, ठीक है, चौथा मैच, पांचवा मैच, छठा मैच, सातवां मैच, आठवां मैच, नौवां मैच, 10वां मैच, 10 मैच हो गए टोटल, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पर आपको मैं लाइन से बता देता हूँ क्वेश्चंस क्या क्या पूछे आपसे एग्जाम, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे आपसे एग्जाम में, आइए उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा आपसे बेस्ड ऑन द अबव पिक्चर, जो आपका ऊपर दिया हुआ है, ये बताओ कि नॉन बाय टीम कितनी होंगी। भाई सीधी सी बात है, 11 टीम थी, ठीक है, 5 को बाय मिल गई, कितनी टीम बची, 6 ही टीम बची, 6 टीम ही तो बची। ऑप्शन नंबर ए जो देखे, अब 6 आपने मार्क कर लिया, आप देख भी लो बेशक से, आप देख लो कितनी टीमें थी। हाँ भाई देखो, 1 टीम, 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम, ठीक है, उसके बाद में 5 टीम और 6 टीम, देख लो। इसके अलावा सबको बाय मिल रखी, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, ये हो गया। आगे चलते हैं फिर दोस्तों, और यहां पर लिखा हुआ है इफ अबव पिक्चर हैड बीन 48 टीम्स, अगर 48 टीम होती तो नंबर ऑफ बायज कितनी होती। भाई मैंने तुम्हें ऊपर एक चीज बताई थी, ध्यान हो तो, 2, 4, 8, 16, 32। अब यह क्या बोल रहा है, 48 टीम होती, तो 48 टीम क्या है, 32 से ज्यादा है, तो 32 का डबल पहले आगे लिखो,
32 का डबल क्या होता है 64, 64। अब 64 में से माइनस कर लो आपका 48, उतनी बाय मिलेंगी। 64 में से 48 माइनस कर लो, उतनी बाय मिलेंगी। और जितनी भी वो चीजें आए उसको प्लस करके देख लेना, 48 में आंसर 64 ही आएगा। नहीं समझे सर? भाई आंसर आपका है 48 को माइनस कर दो 64 में, वो आपका आंसर है जो आप लिख के आए हैं। और आपको आंसर वेरीफाई करना है, तो जो आपने लिखा था उसको अगर 48 में जोड़ोगे तो 64 आएगा। समझे? तो ये है आपका राइट आंसर। क्लियर है भाई? तो मेरे ख्याल में 16 आएगा। 16 एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 48 प्लस 16 दैट इज 6 6 12 1 13, 4 और 1 दैट इज 6। यस एग्जैक्टली 16 आएगा। देखो यहाँ 16 आया, तो अब चाहे 16 में 48 जोड़ लो, चाहे 64 में से 48 घटा लो, 16 ही आएगा। तो 16 आंसर जो और 16 लगा के आया, बिल्कुल 16 है। अब लिखा हुआ है 7th मैच जो है वो किसके बीच में, कौन कौन सी टीम के बीच में हुआ। तो 7th मैच आइए देखते हैं किस किसके बीच में हुआ 7th मैच। फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच, फिफ्थ मैच, सिक्स्थ मैच, 7th मैच किस किस के बीच में हुआ भैया? दैट इज 10 और 11 के बीच में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? 10 और 11। तो 10 और 11 के बीच में 7th मैच देखने को मिला। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बाय इन लोअर हाफ। भाई अगर लोअर हाफ का पूछ ले आपसे या अपर हाफ का पूछ ले तो एक ही बात है, कैलकुलेट कैसे करेंगे अपर हाफ और लोअर हाफ में? फॉर्मूला सीधा है। देखो जितनी भी आपकी बाय है, जितनी भी बाय है उसको कैसे करेंगे भैया कि जितनी टीम है सबसे पहले, मान लो टीम है आपकी अभी यहाँ पर कितनी थी टीम? 11 टीम है मान लो, ठीक है। और तो 11 है तो 16 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में 5 आएंगे। अब जितनी भी आपकी बाय निकली है, जब आपको लोअर हाफ में बांटना है तो सीधा n+1 करेंगे। NB यानी कि नंबर ऑफ बाय, NB+1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज NB यानी कि नंबर ऑफ बायज +1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा लोअर हाफ के लिए। और NB-1 हो जाएगा अपर हाफ के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता। क्लियर है? अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन, दैट इज provision which good teams are placed in the different half and pool based on this their ranking and previous performance, not by allotting the draw, so they do not play with each other team is known as। उसे क्या बोलते हैं? उसे भाई सीडिंग बोलते हैं, ताकि वो फर्स्ट राउंड में ना खेले, उसे सीडिंग, जैसे बीज पिरोना कह देते हैं ऐसे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका एक स्टेटमेंट दे रखा है, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन दिस टूर्नामेंट। तो कितने मैचेस होंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट है तो n-1 यानी कि आपका जितनी टीम है -1 कर देना। तो यहाँ पर 17 टीम है तो 17 - 1 16 मैच होंगे। कौन सा? सेव कॉस्ट एंड टाइम मेक्स मैच इंटेंसिव एंड बिकॉज फियर ऑफ एलिमिनेशन। सेव कॉस्ट एंड टाइम, ये आपका नॉकआउट टूर्नामेंट होगा। सिंपल सा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट एक ही टूर्नामेंट होते हैं, दोनों का नाम बर्गर सिस्टम इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है दैट इज 2 टीम्स प्लेयर गॉट इंजर्ड, यानी कि 2 टीम्स के प्लेयर है ना जो इंजर्ड हो गए हैं, तो विच कमिटी विल मैनेज, कौन सी रहेगी? तो टेक्निकल कमिटी मैनेज करेगी। अगला लिखा हुआ देखो, फॉर्मूला वाज यूज्ड टू अलॉट बाय टू अबाउट टीम्स इन द लोअर हाफ। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हम लोअर हाफ में? देखो मैंने बोला कि NB यानी कि नंबर ऑफ बायज जितनी भी आएंगी +1 कर देना, उसको 2 से भाग कर देना, तो वो तो होगी लोअर हाफ के लिए। और यहाँ पर अपर हाफ के लिए पूछ रहा है तो NB-1 कर देना और उसको 2 से भाग कर देना, वो होगी अपर हाफ के लिए।
जब भी टीम बटेंगी तो ऊपर ज्यादा होगी और नीचे कम होगी। 5 टीम है और 5 में से हमें ऊपर और नीचे बांटनी है, तो 3 ऊपर टीम होगी, 2 नीचे होगी। लेकिन वहीं जब भी बारी आपकी बाय की आती है तो नीचे 3 बाय होंगी, ऊपर 2 बाय होंगी। समझे बात? समझे? ठीक है। अगला आपका लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट है पूरा का पूरा, तो यहां पर लिखा हुआ है कि भैया स्पेशल ओलंपिक्स की मिनिमम एज, तो स्पेशल ओलंपिक की मिनिमम एज होती 8 साल, तो याद रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है दैट इज फर्स्ट डेफ ओलंपिक वाज हेल्ड इन द ईयर ऑफ 1924। अच्छा 1924 में ही आपके विंटर ओलंपिक्स भी हुए थे, 1924 में ही आपका बहुत सारे काम हुए थे, याद रखना 1924 1924। उसके बाद में फाउंडर ऑफ पैरालंपिक, तो सर लुडविग गटमैन, याद रखना ये सर लुडविग गटमैन जो लिख के आया। 2 स्ट्रेटेजी बतानी थी आपको फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज को एक्सेसिबल बनाने के लिए। तो 2 स्ट्रेटेजीज क्या क्या करेंगे आप, वो कर सकते हैं, इक्विपमेंट में चेंजेस कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन में चेंजेस कर सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं चीजों को। अगला आपका स्टेटमेंट था भैया विच इज नॉट ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। भाई मस्कुलर सिस्टम पे कौन सा लंबे समय तक अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नहीं होगा। देखो अगर आप लंबे समय तक एक्सरसाइज करेंगे तो हाइपरट्रॉफी यानी कि मसल का साइज बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोर, तो ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में होते हैं यानी कि आपकी मसल और लीवर में स्टोर होते हैं, जो आपको एनर्जी देते हैं, आपका ग्लूकोज फर्दर ग्लाइकोजन में स्टोर, तो वो होगा ही होगा। लिगामेंट और टेंडन स्ट्रेंथेन होंगे ही होंगे। लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट यानी कि लैक्टिक एसिड जम जाएगा क्या भाई एक्सरसाइज करोगे तो? नहीं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। इंस्टेंट अगर आपने शॉर्ट बर्स्ट वर्कआउट किया तो लैक्टिक एसिड जमेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है भैया, ये फायदा है, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जिसने भी डी दिया है क्लियर है। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट में कितना हृदय से ब्लड निकला है टोटल। तो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो हार्ट रेट से। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? लगभग 70 ml, मैंने अभी बताया था। और हार्ट रेट कितना होता है? लगभग 70 बार हमारा हृदय, तो 70 को 70 मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 5 लीटर के आसपास यानी कि 4900 ml हमारा ब्लड 1 मिनट में पंप करता है। और जब ये बात करते हैं हम एक्सरसाइज की और बहुत ज्यादा बर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं तो 25 लीटर तक पहुंच जाता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बारे में कौन सी बात सत्य है? देखो टाइडल वॉल्यूम की बात आ रही है तो ब्लड पंप की बात आएगी नहीं, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम हमारे लंग्स से संबंधित है। अमाउंट ऑफ एक्सहेल इन वन ब्रीथ, खाली एक्सहेल की बात नहीं आएगी। अमाउंट ऑफ इनहेल ये भी नहीं होगी। अमाउंट ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल ये होती टाइडल वॉल्यूम होती क्या? टीवी, नॉर्मल टीवी सबके घर में होता है, तो नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ऐसी ट्रिक से मैंने याद करवाया था। तो टाइडल वॉल्यूम होता है लगभग 500 ml। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं वो वाइटल कैपेसिटी होता है। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस रिलेट किससे है? तो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस किससे संबंधित है? जो आपका एंड्योरेंस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो गजब। अच्छा यहाँ पर आपका मंडूकासन जो है और मकरासन है वो कंट्रोल करते हैं हाइपर टेंशन को। तो वो प्रोसीजर बनाना कैसे कैसे बेनिफिट होंगे उसके, तो ये बताना था आपको। मकरासन किस तरीके से है, रिलैक्स हो जाओ, उसकी टेक्निक बतानी थी, कंक्लूजन बताना था। मंडूकासन डाइजेस्टिव में बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। इक्विलिब्रियम के टाइप बताने थे इक्विलिब्रियम के, और उसको एक्सप्लेन करा था कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं आप, और स्टेबल कैसे करेंगे एग्जाम्पल के साथ में बताएं। सर्किट ट्रेनिंग के 6 स्टेशन बताने थे, अलग अलग तरीके से वेरीफाई करना था और बतानी थी चीजें किस तरीके से। तो ये भी उम्मीद है आप लोग ये 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया करके आए होगे। इसमें आपका प्लेट टैपिंग टेस्ट था और आपका एक फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट था, दोनों को एक्सप्लेन करना था। 2.5 नंबर दोनों के मिलते हैं। और साथ ही साथ में हाँ ये बहुत जबरदस्त यार क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन पेपर को अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके टेलीग्राम पे क्लिक कर देना, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा विद आंसर की, है ना, सो दैट आप भी मैच कर लो अपने साथ में। बाकी अगर आप लोग फ्यूचर में CUET एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो अब भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लेना। और
ग्रुप्स में जुड़ जाना टेलीग्राम में। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आधी रात को कॉल मत कर देना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी और भी आने वाला है। तो कंप्लीट मैराथन्स भी आने वाली है CUET के रिगार्डिंग भी, और बाकी आप देखो कॉलेज में एडमिशन ले हुए और बाकी स्टेट वाले जितने भी देख रहे हो, तो आपके फ़ायदे की चीज़ है ये बहुत ज़्यादा। आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो, यही हमारी उम्मीद है और यही हमारी तरफ से एक सोच है कि भाई फिज़िकल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जाए। और फिज़िकल एजुकेशन जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। वंस अगेन फिज़िकल एजुकेशन जिंदाबाद।